बहुत स्वागत करूंगा मध्य प्रदेश के सीनियर बीजेपी लीडर, कैबिनेट मिनिस्टर तुलसी सिलावट जी का। तुलसी भैया, आज थोड़ा सा पीछे चलेंगे मतलब एक 17-18 साल का नौजवान इंदौर में, नाम तुलसी सिलावट, वो क्या सोच रहा है, आगे का जीवन कैसे चलेगा। बहुत साधारण सी पृष्ठभूमि है, जन्म के बाद ही चारों तरफ उस तुलसी नाम के नौजवान ने चुनौतियां ही देखी हैं, संकट ही देखे हैं, परेशानी ही देखी हैं, रोजी रोटी की भी चुनौती है। आप पीछे लौट के देखते हो उन दिनों को जरा। आज हमारे बीच में काफी युवाओं की संख्या बहुत अधिक है, मुझसे भी वो पूछ रहे थे कि मुश्किल और कठिन समय का सामना हम कैसे करें, जरा बताइए ना अपने अनुभव से। सरद जी से पार पाना बहुत मुश्किल की बात है, बहुत कठिन काम है। ऐसी शख्सियत जो सामने बैठी हो, फिर तुलसी कुछ बोलने की स्थिति में रहता है क्या? शरद जी, मैंने भी अपना जीवन उस परिवार से प्रारंभ किया। मेरा पूरा परिवार अपना लालन पालन एक सब्जी की दुकान से बेचकर प्रारंभ हुआ। कई वर्षों तक मैं स्वयं बैठा। जब मैं पहली बार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना, कॉलेज का अध्यक्ष बना, उस समय भी मैं खुद सब्जी बेचता था। अध्यक्ष आप कब बने, किस सन में? 1977 में तो कॉलेज का, 78-79 में विश्वविद्यालय का अध्यक्ष, और कॉलेज का अध्यक्ष भी एक बार नहीं, दो बार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का अध्यक्ष होना। पर जो परिस्थितियां रही, जो संकट और समस्या दोनों मेरे सामने थी, मेरे परिवार ने कभी ये नहीं टोका कि तुलसी आप क्या करते हो। माँ का आशीष था, पिता का आशीष था। उनको ये महसूस नहीं हुआ कि ये लड़का विश्वविद्यालय का अध्यक्ष, ये लड़का कॉलेज का अध्यक्ष है। धीरे धीरे ये कारवां बढ़ा, और ये कारवां जो बढ़ा है, मेरी जो मित्र मंडली है, जो मेरे साथी सहयोगी हैं, मैं उनका उपकार कभी जीवन में नहीं भूल सकता। हर संकट के दौर में, हर समस्या के समय वो मेरे पास रहे। आज भी मैं उनको साथ रखता हूँ। मुझे याद है 1982 में मुझे पार्षद का टिकट मिला जी, नगर निगम। उसका चुनाव भी वार्ड नंबर 56 से वो चुनाव जीता। और फिर 1985 में पहला चुनाव विधायक का लड़ा। जब मैं 26-27 साल का, एक आप जैसा स्मार्ट तो नहीं, पर एक तरुण बताइए, हो सकता है। अभी भी बहुत स्मार्ट है तुलसी भैया। वो चुनाव बहुत चुनौती भी थी, संघर्ष का चुनाव था। मेरे सामने वो दिग्गज लोग थे, मैं उनका नाम लेना भी उचित नहीं समझता, क्योंकि सब मेरे सम्मानी थे। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के समय में चुनाव जीता, और उसके बाद संसदीय सचिव क्या दाविद मुझे मिला। ये कारवां, ये सिलसिला, ये सफर निरंतर जारी रहा, और अब सबके आशीष से 6 बार का विधायक। इनकी कृपा, इनका विश्वास, इनका स्नेह इंदौर का मुझे मिला। बाकी का मंजर
2018 का आपको पता है, जी 20 की घटना आपको पता है। 20 में एक बड़ा निर्णय मध्य प्रदेश की राजनीति में केंद्रीय मंत्री परम सत्य ज्योतिराज सिंधिया जी के नेतृत्व में हम लोगों ने लिया। सर जी, आज सावेर 1985 में जब पहली बार गया था, उनका वो विश्वास, उनका सम्मान और उनकी प्रेरणा मेरी शक्ति बनी। और मैंने उनसे वादा किया था, चुनाव का कोई भी नतीजा हो और तुलसी का और आपका संबंध, सामेर का संबंध, मैं एक परिवार के सेवक के रूप में जब तक जीवित हूँ, जब तक निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस ईश्वर का कृतज्ञ हूँ। निरंतर सावेर और तुलसी का रिश्ता एक परिवार का रिश्ता है, एक विश्वास का रिश्ता है, एक स्नेह का रिश्ता है, एक समन्वय का रिश्ता है, एक सामंजस्य का रिश्ता है। और उसमें कमी आती नहीं। मैं देखता हूँ, कभी 17,000 से जीता, कभी 4,000 से, कभी 54,000 से, कभी 69,000 से। ये उनका प्रेम है, ये उनका विश्वास है, ये मेरी पूंजी भी है और मेरा संकल्प भी है और मेरी ऊर्जा भी है। सावेर, जब रात को सोता हूँ तो मुझे सावेर नजर आता है। कहीं बेटी नजर आती है, कहीं भाई नजर आता है, कहीं मेरा अन्नदाता है, कहीं मेरी बहन नजर आती है। कि जिस विश्वास के साथ इस तुलसी को हमने आशीष दिया है, मैं पूरा कैसे करूँगा। मैं कोशिश करता हूँ। मुझे याद है 1985 का मंजर, जब मैं चुनाव के प्रचार में जाता था। शरद जी, सड़कें दिखती नहीं थी, लगती नहीं कि सावेर का विकास कैसा होगा, सावेर की प्रगति कैसी होगी, मेरे युवाओं को मैं क्या सुविधा दे सकता हूँ। आज वो सावेर, हम सबका सावेर, मेरा सावेर, मेरी कोशिश है पूरे मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा है जी, सावेर एक आदर्श विधानसभा बनेगी। ये मेरा संकल्प है। वाह, बहुत शुभकामनाएं, तालियों से स्वागत कीजिए। जल संसाधन विभाग आसान नहीं है, बहुत चुनौतीपूर्ण डिपार्टमेंट है। और जब मानसून आता है तो मेरा भी दिल धड़कने लगता है। कई पुराने, मेरा तो अभी भी धड़क रहा है कि कम बरसात हो रही हाँ बात सही है, बिल्कुल सही है है कि नहीं। हाँ। पिछले बार कम बरसात होती है तो दिल धड़कता है, जी, अधिक होती तो दिल धड़कता है। क्या बात, पर बिल्कुल सही है। एक बड़े सौभाग्य की बात है, जल संसाधन विभाग ने जो काम किए हैं, आपको स्मरण करा रहा हूं। 2003 और 4 में पूरे मध्य प्रदेश का सिंचाई का रकबा आजादी के बाद से लेकर आज तक 2003 और 4 में मात्र 7.5 लाख हेक्टर था। कितने लाख? 7.5 लाख है। हेक्टर। हम बात करते हैं देश की आत्मा गांव में बसती है, सिंचाई का रकबा इतना था। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 55 लाख हेक्टर में हम सिंचाई कर रहे हैं। ये गौरव की बात है। 55 लाख हेक्टर में एक साल बाद करेंगे हम 65 लाख हेक्टर। अच्छा, कितने लाख? 65 लाख। नोट कर लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 28-29 में 100 लाख हेक्टर में। ये है भारतीय जनता पार्टी का संकल्प, ये है मुख्यमंत्री का संकल्प, ये हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री का विश्वास है। आपको स्मरण होगा कि अटल जी का संकल्प नदियों को नदियों से जोड़ने का, 2004 से आपने उत्तर प्रदेश का नाम सुना? जी, केन बेतवा, केन बेतवा और उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड के 10 जिले एक एक बूंद के लिए तरसते थे।
ये योजना 2004 से लंबित थी। केन बेतवा राष्ट्रीय परियोजना। आपको स्मरण करा रहा हूं कि राष्ट्र का पहला प्रांत, हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के एक गिलास नहीं पानी। देश के चलेगा, देश के जी पूर्व प्रधानमंत्री जी का सपना नदियों से, नदियों को जोड़ने का पूरा करने वाले हमारे राष्ट्र के गौरव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया, मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। आपको बताओ, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का ये समझौता 10 जिले बुंदेलखंड के और 44,605 करोड़ की योजना। भैया शरद जी, पानी वाला मंत्री हूँ, पानी पीऊंगा, आ जाओ। क्या बात है, देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, वाह, पानी वाला मंत्री। हाँ, तो ये योजना कई वर्षों से लंबित थी, इसने साकार रूप ले लिया। जी इसकी लागत 44,605 करोड़, दोनों की बढ़ाएंगे तो डबल हो जाएगी। आपको पता है 10 जिले, 2028 गांव और शुद्ध पीने का जल हम बुंदेलखंड को 44 लाख लोगों को देंगे। बहुत बढ़िया 44 लाख। बहुत बढ़िया। इस रीजन को बहुत जरूरत है। और सिंचाई का रकबा 8,11,000, 103 मेगावाट बिजली और सोलर से 27 मेगावाट। ये जो कई वर्षों से एक हमारे मध्य प्रदेश का हिस्सा जी बुंदेलखंड का एक विकसित मध्य प्रदेश, विकास और प्रगति में नंबर 1 होने वाला है। शुभकामनाएं आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहला बात है। प्रांत मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से हमने ये योजना प्रारंभ की। हमारे जलाशय क्या इतने सक्षम हैं कि पानी कम हो फिर भी कोई बहुत क्राइसिस नहीं होने देंगे? नहीं, अभी तो चुनौती है पर बिल्कुल सामना करेंगे। जलाशय जो पानी नहीं होता, कम तो हुआ है, कम तो और चुनौती स्वीकार करेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इस वक्त बरसाएगा, आप निश्चिंत रहे। माँ काली बिल्कुल की कृपा बिल्कुल होगी, जी। पूरे जलाशय लबालब भर जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर तुलसी जी, क्योंकि अभी पूरा अगस्त पड़ा है और इंद्रदेव जरूर प्रसन्न होंगे। और आपने जैसा बुंदेलखंड के लिए हमसे कहा, मैं सहमत हूँ। मैं मध्य प्रदेश के तमाम रीजन्स में जब जाता हूँ, बुंदेलखंड जब जाता हूँ, तो वहाँ चाय की दुकानें, ढाबे ये बताने लगते हैं कि चैलेंज है। मालवा निमाड़ में बड़े बड़े ढाबे मिलते हैं। बैतूल से नागपुर की सड़क बनने के बाद वहाँ का इकोनॉमिक्स पूरी तरह बदल गया। बड़े बड़े ढाबे, बड़ी बड़ी चीज़ें। बाणसागर जब विंध्य क्षेत्र में आया तो पहले विंध्य में यही चुनौती में बुंदेलखंड की तरह देखता था, लेकिन वहाँ भी सिनेरियो बदल गया। अब ऐसे ढाबे देखे मैंने कि मैं बता नहीं सकता आपको। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी केन बेतवा योजना वहाँ एक रेवोल्यूशन बनेगी, क्योंकि बुंदेलखंड से मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से। तो हमारा एक बहुत मन को भीतर तक ऐसा लगत है मंत्री जी कि होते बहुत ही बढ़िया व्यवस्था हो। थोड़ी टूटी फूटी बुंदेली बोल पाता हूँ, बाकी तो नहीं। भोपाली हूँ, भोपाली अच्छी बोल लेता हूँ बेशक। शरद जी, जी जब इतनी चिंता की है जी, इतना चिंतन कर रहे हैं, तो नतीजे परिणाम भी देंगे। बिल्कुल ठीक बात है सर, ये हुई ना बात, इसी से तो आगे बढ़े हैं आप और आपकी सरकार। बहुत शुभकामनाएं। और एक बहुत अलग तरह की बातचीत थी, आप इत्तेफाक करेंगे। आज इन्होंने भी अपना दिल खोल कर रखा और मुझे लगता है कई ऐसे रिवील, खुलासे किए हैं जो इसके पहले किसी मंच पे नहीं किए। तो बहुत शुक्रिया कि आप हमें अच्छे मूड में मिले और आपने बहुत दिल से भीतर तक। शरद जी, आपकी कशिश, आपका स्नेह मुझे जी। मैं बहुत कम मंच मैं पे जाता बैठता हूँ, हूँ। मैं जाता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। समाज के इस क्रम को शुरू करते हैं। इस वक्त हमारे बीच में अलग अलग सेक्टर से आने वाले
वे दिग्गज हैं जिन्होंने हेल्थ हो, एजुकेशन हो, समाज सेवा हो, उसमें अलग अलग सेक्टर्स में अपनी एक अलग पहचान कायम की है। शुरुआत करूंगा डॉक्टर अक्षय कांति पंडित। अक्षय भाई, जिस तरीके से ये इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की नींव रखी गई, एक मकसद था, एक कोशिश थी कि मध्य प्रदेश और खासतौर पर मालवा का ये जो विजन है इसे नई ऊंचाइयों पर हम लेकर जाएं। क्या कुछ कॉन्सेप्ट रहा है खासतौर पर, और कैसे इस ग्रुप की आपने शुरुआत की है, वो उस पन्ने में हम लोग पढ़ेंगे और खासतौर पर जानेंगे जर्नी कैसे रही। नमस्कार पीयूष भाई, सबसे पहले तो आपका और बंसल टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की जर्नी अब बड़ी पुरानी हो गई है। इट्स बीन 23 ईयर्स टू अस। 27 जुलाई को हम लोगों ने 23 वर्ष पूर्ण करे हैं और 24वें वर्ष में हम लोग आए हैं। ये कॉलेज की स्थापना हम लोगों ने तब करी थी जब मैं खुद फाइनल ईयर का लॉ का स्टूडेंट था। मेरा फाइनल्स भी कंप्लीट नहीं हुआ था और ये कॉलेज हम लोगों ने चालू किया था। डे 1 से हम बड़े फोकस थे। 360 डिग्री हमको बच्चों को फोकस रखना है, उनका डेवलपमेंट करना है। अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स, किस तरह से स्किल्स उनको दी जा सकती है जो कि उनको कोर्ट में, कॉरपोरेट्स में, एलपीओज में और जुडिशरी के एग्जाम्स में उनको फायदा पहुंचा सके। तो इन सब चीजों को लेकर हम लोग साथ में चले। तो इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की जर्नी अब बहुत लंबी हो गई है। 18,000 बच्चों का एल्यूमिनी है, 350 लोगों का स्टाफ है, 100 बच्चे सिविल जज हैं, 2 बच्चे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और एडीपीओ और एपीपी कितने हो गए हैं उसकी काउंटिंग अब बंद हो गई है। लेकिन इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है कि 23 वर्ष में इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एकमात्र देश की ऐसी संस्था है जिसे नेक A+ का ग्रेड मिला हुआ है। आज तक किसी NLIU को नहीं मिला हुआ है, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को नहीं है, कोई अदर यूनिवर्सिटी को नहीं है। तो वहां से 5,200 स्क्वायर फीट के भवन से 5 लाख स्क्वायर फीट तक के कंस्ट्रक्शन पे आना विद अ नेक A+ एंड ऑटोनॉमस स्टेटस, मुझे लगता है भगवान की कृपा है। बच्चे जो हमारे हैं वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, और जो टीचर्स हैं हमारे, उन्हीं की टीम के कारण हम लोग यहाँ पर हैं। टीम वर्क का मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर सुन रहे हैं, अक्षय कांति उनकी जर्नी बहुत ही संघर्षों के साथ आगे बढ़ी है, लेकिन एक विजन लेकर वे चले थे। और मुझे लगता है कि हम ये तो नहीं कहेंगे कि सफलता पूरी तरीके से हासिल कर ली है, लेकिन जिस तरीके से, जिस पॉजिटिव वे में वे आगे बढ़ रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत कामयाबी के करीब है। लेकिन वे हमेशा यही कहते हैं पॉजिटिव वे में कि अभी बहुत सारे मुकाम हासिल करना बाकी है। श्रीनाथ जोशी की तरफ आऊंगा, और मुझे लगता है कि यहाँ बैठा कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा नहीं होगा जो कॉलेज एकेडमी के बारे में नहीं जानता है। आज मध्य प्रदेश सहित देश भर के अलग अलग कई राज्यों में IAS, IPS, कई प्रशासनिक पदों पर कई ऐसे अधिकारी काम कर रहे हैं जो कॉलेज एकेडमी से एजुकेशन लेकर आगे बढ़े हैं। और उसमें जब इंदौर का नाम सामने आता है तो हमारा भी कहीं यहाँ पर जो है वो प्राउड मोमेंट कहलाता है। सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि ये आसान नहीं है कि आप IAS हैं, IPS बन रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन कॉलेज एकेडमी में आने के बाद में एक कॉन्फिडेंस के इनके स्टूडेंट का जाग होता है कि हाँ, ये हमारे लिए असंभव नहीं है, क्योंकि साथ में है कॉलेज एकेडमी का विश्वास और सिद्धांत सर का एक मुझे लगता है हौसला। कैसे देखते हैं? थैंक यू पीयूष भाई। जब कभी हम एजुकेशन की बात करते हैं तो इसके 2 विंग पैरेलल चलते हैं। एक फॉर्मल एजुकेशन, जिसके लिए अक्षय भाई से बात हुई, लेकिन उसके पैरेलल जब हम बात करते हैं कैरियर के, कैरियर ऑप्शंस की, तब एक इनफॉर्मल सिस्टम, जिसको आप कोचिंग सेंटर, क्लासेस जिस रूप में देखना चाहें, उसका भी इंपॉर्टेंस इंदौर के लिए स्पेशल रहा है, और एजुकेशन हब बनने में कहीं ना कहीं कोचिंग क्लासेस का भी योगदान रहा है। और इस रूप में जो देखा जाए कि जो फॉर्मल एजुकेशन सेक्टर है, जिस तरीके से वो काम करता है, उनका काम वो टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा होते हुए वो कोर्स की ओर ध्यान देना, उसके डिग्री की ओर जाना, लेकिन हमारा जो काम है स्पेशली वो उस कैरियर ऑप्शन, उस गोल की ओर जाना, जिसके बारे में हम बचपन में सुनते आ रहे थे कि अर्जुन से पूछा गया था कि आपको क्या दिख रहा है, तो उसने कहा था चिड़िया की आंख या मछली की आंख, अलग अलग स्टोरी मिलेंगे, पर उस आंख तक दृष्टि पहुंचाना और पहुंचने का मार्ग बताना, ये पैरेलल जो एक काम किया गया है कॉलेज एकेडमी के द्वारा, उसका ही परिणाम है जिसकी आप हम बात कर रहे हैं अभी। डेफिनेटली जब कभी कोई कैरियर ऑप्शन सोचता है तो युवाओं में हमेशा सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, एक अधिकारी के रूप में अपने आप को स्थापित करना, ये सपना होता है, खास करके मध्यम वर्गीय परिवार में, जहां चैलेंजेस के माध्यम से अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं
उसलिए बेस्ट वे है आप पीएससी का एग्जाम दें और अपने आप को प्रूव करें। आप डिप्टी कलेक्टर डीएसपी तो बन ही सकते हैं, और लगता है क्षमताएं हैं तो आईएएस आईपीएस रूप में स्थापित किया जा सकता है। वो डेडिकेशन जिसके लिए आपको 2-3 चीजें बेसिक हैं वो हम कोशिश करते हैं कि आप तक बच्चों तक पहुंचा दिया जाए। सबसे पहला है सही मार्गदर्शन, दूसरा है सही नोट्स, सही प्रिपरेशन का तरीका, तीसरा ये जो काम हुआ उसको चेक कर लेना टेस्ट पेपर के माध्यम से। अगर ये 3 चीजें पैरेलल सही तरीके से हो जाएं तो एग्जाम कोई भी ऐसा नहीं जिसको अचीव नहीं किया जा सकता। एक पॉइंट और है, मुझे लगता है कि अभी सबसे इजीएस्ट एग्जाम कोई चल रहा है ना तो पब्लिक सर्विस कमीशन का ही है, पीएससी का ही है, क्योंकि उससे कई गुना टफ एग्जाम नीट और आईआईटी का है, जिसलिए बच्चों को जितनी मेहनत करनी पड़ती है उससे कई गुना कम मेहनत में ये एग्जाम अचीव किए जा सकते हैं। समस्या लेकिन क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज की, जहां मेरिट पे आना ये चैलेंज बन जाता है, और वहां इंपॉर्टेंस आता है फिर उस गाइडेंस का, उस टीम वर्क का, जिसको कौटिल्य एकेडमी के माध्यम से हम देते आ रहे हैं। मैं बात कर रहा था देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल की, और मनीषा जी वहां की डायरेक्टर है। मैम, किस तरीके से खास तौर पर हम देखते हैं कि कैंसर एक असाध्य बीमारी है, और एक वक्त एक दौर ऐसा था कि जब लोग ये कहते थे कि कैंसर हो चुका है, अब जिंदगी पूरी तरीके से खत्म हो गई, लेकिन ऐसे मरीजों की जिंदगी में रोशनी भरने का ना सिर्फ काम किया है, एक नई उम्मीद जगाई है। और मुझे लगता है कि अब वे परिवार जो इस पूरी बीमारी से पहले टूट जाते थे, उनके लिए कहीं ना कहीं उम्मीद जगाने का काम किया है। धन्यवाद बंसल न्यूज़ ये मंच साझा करने के लिए। मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र से आती हूँ और कैंसर का इलाज देवी अहिल्या हॉस्पिटल में हम लोग एक यूनिक ट्रीटमेंट, एक यूनिक पद्धति से करते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी से। मैं आपको बता दूं कि आज का दिन इसलिए भी खास हो जाता है, कल विश्व लंग कैंसर डे है और आज के दिन हम कैंसर पे ही बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन के द्वारा जब हमारे देवी अहिल्या हॉस्पिटल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और लास्ट स्टेज के पेशेंट्स आते हैं, जहां पर एलोपैथी बोल देता है कि अब इन्हें घर ले जाइए और सेवा करिए, उस समय के पेशेंट्स वो सेवा हम करते हैं। वो हॉस्पिटल में आते हैं और काफ़ी हद तक अपनी बीमारी को हॉस्पिटल में ही छोड़कर काफ़ी हद तक अपने आप को स्वस्थ महसूस करके यहाँ से जाते हैं। हमने हमेशा सुना है कि कैंसर नाम ही भयानक है, इसका नाम सुनते ही हमारे अंदर एक भय जागृत हो जाता है और हमें लगता है कि अब हमारा जीवन संभव नहीं है, और परिवार को भी लगता है कि अब बचना मुश्किल है। तो हमारा ये मानना है कि बीमारी तो आई है, उससे लड़ना भी ज़रूरी है। उसके लिए हमें साहस, हिम्मत और परिवार का एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि किस तरह का हमें ट्रीटमेंट लेना है। हमें अभी तक यही मालूम है कि कीमो, रेडिएशन और सर्जरी मोड ऑफ ट्रीटमेंट है कैंसर के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम कोशिश करें तो कई ऐसे ट्रीटमेंट हैं, एक हम अपनी डाइट में चेंजेस करें, और दूसरा अगर हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल ट्रीटमेंट जो है जिससे कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और अगर हम ये ट्रीटमेंट लेते हैं तो निश्चित पेशेंट्स बीमारी से बाहर आता है, और नहीं तो उसकी लाइफ को तो हम जरूर प्रोलॉन्ग करते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कैंसर ऐसी बीमारी है जिससे डरना नहीं है, इससे लड़ना है। और आज के नवा युवक जो हैं, जो बच्चे हैं, जो जनरेशन है, हमने देखा है कि पहले हम कैंसर का जानते थे तो 40-50 साल में पता चलता था कि कैंसर जैसी बीमारी है, लेकिन अभी हमारे हॉस्पिटल में 20 साल, 25 साल छोटे छोटे बच्चे जब कैंसर से पीड़ित आते हैं तो उन्हें देखकर लगता है कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टाइल में हमें चेंज करने की ज़रूरत है। अभी WHO का जो आंकड़ा आया है बता रहे हैं कि 50 तक इसका जो रेशो होगा वो 5 में से 1 व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होगा। तो कहीं ना कोई चीज़ तो हमसे छूट रही है जिससे ये कैंसर जैसी बीमारी इतनी भयानक होती जा रही है। मुझे लगता है कि जो तीनों ही हमारे आज के अतिथि रहे हैं, चाहे शिक्षा का सेक्टर हो जिसमें सिद्धांत जोशी सर ने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं, एज ए पॉलिटिशियन शिक्षाविद अक्षय कांति बम जी ने जो बातें बताई हैं, और स्वास्थ्य को लेकर जो आज सीधे तौर पर मनीषा जी ने जो बातें कही हैं वो आज के युवाओं के लिए बहुत आवश्यक है। अपने जीवन में आप इन बातों को उतार ले तो सफलता मुझे लगता है कि आपको जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का, बहुत धन्यवाद एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी, और शिक्षा जगत की इस दिग्गज हस्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर
बहुत ही गौरवान्वित पलों के साथ में आदित्य शुक्ला जी पीएमआर यूनाइटेड नेशन नारायणी के आप डायरेक्टर हैं, और इसके साथ में डॉक्टर आशीष हाइडिया, आप एमडी हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल के। ये आज के इस हमारे संवाद का आखिरी क्रम, और सुनेंगे इन दोनों ही युवाओं से बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। शुरुआत करते हैं आदित्य शुक्ला जी के साथ में। और इस वक्त युवाओं पर पूरे देश की नजर है, और इस बीच में एक युवा चेहरा आदित्य शुक्ला जो इंदौर से आता है। किस तरीके से आदित्य जी इस पीएमआर यूनाइटेड नेशन नारायण की शुरुआत हुई, और मुझे लगता है कि आपका एजुकेशन इंडिया और अब्रॉड में भी हुआ है, यानी कि विदेश में भी आपने एजुकेशन लिया है। क्या कुछ बदलाव आप देखते हैं वहां की संस्कृति, वहां का एजुकेशन और खास तौर पर भारत के एजुकेशन सेक्टर को? जी, सबसे पहला बात यह है कि यहाँ पर थियोरेटिकल अप्रोच ज़्यादा है, वहाँ पर थियोरेटिकल इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा है। वहाँ पर प्रैक्टिकल आपका नॉलेज, मतलब आपके यूनिवर्सिटी डिग्री कंप्लीट करने के बाद ये आपको पहले सिखाया जाता है कि आपको जॉब में कैसा रहना है। यहाँ पर पहले थ्योरी सिखाई जाती है, उसके बाद आपकी जॉब लगती है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग मिलती है जॉब में। तो कहीं ना कहीं इतना गैप है, और वहाँ पर रिसर्च पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। बेसिकली आप देखो तो 0.6% से 0.7% अपना जीडीपी पे गवर्नमेंट स्पेंड करती है एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। वहीं अमेरिकन गवर्नमेंट 3.4% स्पेंड करती है, जो कि चेंज होना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि इजराइल और साउथ कोरिया जैसे देश भी 5% वो करते हैं। चाइना इसलिए आ गया है क्योंकि वो 3.4% करता है। पॉपुलेशन के हिसाब से भी आप देखोगे तो बहुत बड़ा अमाउंट है, उनका जीडीपी भी बहुत बड़ी है। तो ये बेसिक चेंज होना चाहिए। दूसरा मेरे को लगता है कि जो स्किल सेट डेवलप करना चाहिए बच्चों में, टेक्निकल एजुकेशन को लेके, ताकि वो आगे उनको जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर इतना अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो रहा है, बच्चों में भी आक्रोश देखा, अभी जैसा भी हिंदी में भी आपने देखा। तो कहीं ना कहीं बच्चों को अच्छी एजुकेशन, को सरकार से तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी का % बढ़ाए, क्योंकि एजुकेशन ही स्टार्ट होता है डेवलपमेंट का। तो अगला सवाल डॉक्टर आशीष हाइडिया जी से। आशीष जी, जिस लिगेसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं, डॉक्टर हाइडिया जो सीनियर डॉक्टर हाइडिया हैं, उन्हें हमने अक्सर सुना भी है, देखा है, एक जुनून है उनके अंदर, खास तौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने का। और आज यही वजह है कि देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल, जो ना सिर्फ मुझे लगता है मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में, और अब तो फॉरेन से यानी कि विदेश से भी जो मरीज है वहां यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरीके से इस लिगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, और क्या नया वो विजन है जिसके साथ में आपका ये हॉस्पिटल आगे बढ़ रहा है? सर, जैसे कि हम बात करें कैंसर की, जिस यूनिक ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं, कई वर्षों से कैंसर है और कई प्रकार के ट्रीटमेंट भी इसके लिए हमेशा ढूंढे जाते हैं। चाहे एलोपैथ की बात करें, जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है, उसमें भी कई हज़ारों ऐसे ट्रीटमेंट हैं। आप टारगेट थेरेपी देखिए, आप कीमोथेरेपी देखिए, कई नैनो टेक्नोलॉजिकल इमेजिंग आजकल आ गई है, जो हर बार हर तरीके से आगे बढ़ रही है। एक कॉन्सेप्ट एलोपैथी का है, एक दूसरा कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं जो सेकेंडरी मेडिसिन जिसको हम कह सकते हैं, आयुर्वेदा, है होना तो प्राइमरी, लेकिन आज वो स्टैंड करती है। कोविड के बाद से एक लहर आई है जो उसको भी एक बेहतर ढंग से, बेहतर नज़रिए से देखा जाता है, होम्योपैथी, यूनानी। साथ ही साथ में इसी रेंज में हमारी, जब हम बात करें इलेक्ट्रो होम्योपैथी टाइप ऑफ मेडिसिन की, तो ये हम इसलिए अपनी यूएसपी अपने आप को समझते हैं इस ट्रीटमेंट में, बिकॉज हम वहाँ स्टैंड करते हैं जहाँ पे बहुत से लोग या बहुत से कन्वेंशनल ट्रीटमेंट अपने घुटने टेक देती है। तकलीफ़ों में जब पेशेंट है, आई एम टॉकिंग अबाउट एट द 3rd या 4th स्टेज में पेशेंट आ रहा है वहाँ पर, बट जब हम ये समझते हैं कि फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, या हमें जब पता चला है कि हमें कुछ प्रॉब्लम है, लंबे समय तक कोई बीमारी या कोई सिम्टम हमें परेशान कर रहा है, हम उसे निगलेक्ट करते हैं पहली बात तो। लेकिन अगर उसी समय हम उसको चेंजेस करना चालू करें तो एक अच्छा, हम उसको, उस डिजीज़ को वहीं से रिवर्स बैक कर सकते हैं। इम्यूनिटी एक ट्रेडिशनल वर्ड है, उस पर अगर काम किया जाए तो चाहे वो कैंसर हो, बिनाइन हो, या कोई कैसी भी असाध्य रोग हो, उसे बिल्कुल
ठीक किया जा सकता है। और ये कोई नई बात नहीं है, हम उस ज़माने से आते हैं, या हम उस तरीके से आते हैं जहाँ पे आयुर्वेदा में चीज़ें बहुत ही सामने हैं, अब अपडेट हो चुकी हैं। अब ये पुरानी जो हमारे आयुर्वेद में ऐसी चीजें भी थी जिससे कहीं ना कहीं जो है वो इन असाध्य बीमारियों का इलाज संभव भी था। जी, जी। तो इसी को जैसे कि मैंने बताया, कोविड के बाद से ये जो एक वेव है सेकेंडरी मेडिकेशन की, वो अब बड़ी है। तो हमारा या मेरा एक मोटिव अब ये रहेगा, हमारा ये रहेगा या होना भी चाहिए कि इसे हम मेन स्ट्रीम में लेके आए, क्योंकि इसके जो इफेक्ट है हमारे आंखों के सामने, और हमें बहुत एक, मैं बोल सकता हूँ ओवर तो नहीं लेकिन कॉन्फिडेंस ज़रूर है। तभी हम बड़े बड़े कैंसर संस्थान जो अभी इंदौर में है, बाकायदा हिंदुस्तान में है, अगर मैं बात करूँ राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, एम्स दिल्ली इंस्टीट्यूट, आप जितनी भी हैं उनके सामने अगर हम खड़े होकर के बात, टाटा मेमोरियल के नाम मैं कैसे भूल सकता हूँ, अगर हम उनके सामने खड़े हैं तो वी हैव सम गट्स। वो गट्स हमारे पेशेंट की फीडबैक, हमारी रिपोर्ट्स जो हमारे पास एक सबूत के तौर पर हम बोल सकते हैं, टेस्टिमनीज जो हमारे पास है, तो वो है। और इसी चीज़ को अगर हम बेहतर ढंग से इजी लैंग्वेज में और ये साइंटिफिक रीज़न के साथ किसी को समझाया जाए कि सर ओके अगर आपको ये चीज़ हुई है बट इट कैन बी रिवर्स्ड, क्योंकि सर कैंसर से कोई नहीं मरता, कैंसर के पहले होने वाली ट्रीटमेंट के डर से बहुत से लोग हार मान जाते। वंस अ सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर, इफ अ पेशेंट इज अ सोल्जर, वो कभी नहीं मरेगा। हम मरने से पहले या उसकी तकलीफों से आने से पहले वो अपने दिमाग से हार जाता है। वो डॉक्टर आशीष, वो कौन सी ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल आगे बढ़ रहा है और जो है वो मरीजों को नई जिंदगी दे रहा है? क्योंकि हमने मनीषा जी से सुना, लेकिन आप युवा हैं और मुझे लगता है कि एक अनुभव है, एक युवा है जो इस हॉस्पिटल को और आगे कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए और उस दिशा में ले जाने के लिए प्रयास कर रहा है। सर, सबसे पहली चीज़ जब हम बात करते हैं, कोई पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसे काउंसिल करते हैं। आप किसी भी देखिए, ये मैं किसी का बुराई या वो करना सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक मेडिकल डॉक्टर सर जो है, आप उसकी ओपीडी में जाइए, ब्लंटली आपके सामने, मैं सबकी नहीं बात करता, बहुत से होंगे एक जिनके अंदर हृदयपूर्ण तरीके से वो बात करते हैं, लेकिन फिर ब्लंटली जाएंगे, भैया माउथ कैंसर का पेशेंट है, आपको इतना जबड़ा कटेगा, इसके बाद में ज़िंदगी भर नाक से लिखाना है, आधा तो वहीं मर गया हो, है ना सर। तो मेंटली जब आप इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं तो आपको जीने की कुछ वजह नहीं बचती, सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन दिखता है। एक कैंसर पेशेंट के लहजे से मैं बात कर रहा हूँ, ये देखने के बाद जो हम देखते हैं, हर दूसरा पेशेंट उसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो हमेशा यही बोलता है, सर इतनी दूर से आए हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ आए हैं, मतलब वो उम्मीद जो जगानी चाहिए थी तब, वो टूट चुकी है। तो पहली चीज़ तो काउंसलिंग होती है, और अंधविश्वास नहीं। काउंसलिंग भी तब जब हम उनको ये बता सकें और ये दावे के साथ कह सकें, सर कि आप 2 से 3 दिन दीजिए मुझे, एंड यू विल फाइंड अ डिफरेंस। और वो डिफरेंस जब उन्हें दिखने लगता है तो ये जो है ना अंदर से आता है, फिर उनके अंदर से ये चीज़ जगती है कि नहीं, हाँ अब मैं ठीक हो जाऊंगा। समटाइम्स लाइक एब्डोमेन कैंसर का पेशेंट, मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो स्टमक कैंसर का पेशेंट है, कल वर्ल्ड लंग कैंसर डे है, सॉरी, तो मैं उसकी बात करूं। अब लंग कैंसर होता क्या, कैंसर तो कहीं भी हो सकता है सर, ऊतकों का अनियमित तौर पर बढ़ना इज कॉल्ड कैंसर। लंग में कब होता है, अब कैंसर होने की कई वजह हो सकती है, जेनेटिक हो सकती है, कई बार हम दुष्प्रभाव में आ जाते हैं, है ना, कंज्यूमिंग करने लग जाते हैं, एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा तरीका है। जितना पेशेंट स्मोकिंग से करता है उतना ही 40% नॉन स्मोकर्स में भी पाया गया है, स्मॉल लंग कैंसर बड़ा या लार्ज लंग कैंसर की बात करूं तो मैं, तो जब से इंसानियत है तब से कैंसर है, तब से कैंसर, और जब तक इंसानियत रहेगी तब तक कैंसर रहेगा। मुद्दा ये है कि आप उससे डील कैसे कर रहे हैं। एक इंसान आया है, जाएगा, मतलब वो कभी अमर नहीं होगा सर। मायने वो रखता है कि आपने वो जिंदगी जी कैसे, और देवी अहिल्या हॉस्पिटल उसी जीवन को
एक बेहतर ढंग से जीने में इंसान की मदद करता है। एट द एंड, जब उसका एंड आ चुका है या जब उसको वो सब कुछ हार चुका है, तब हमारा रोल आता है। और इस बात का गर्व और इसी की लेगेसी को मैं दुनिया में आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और ये लेगेसी को आप जिस तरीके से आगे लेकर जा रहे हैं, मुझे लगता है कि लोगों की जिंदगी को बदलने का एक जो आपने संकल्प लिया है उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। जाते आते आप दोनों ही युवाओं से एक सवाल, किस तरीके से आप देख रहे हैं, ये युवाओं का दौर है, हम लगातार इससे पहले तमाम अतिथियों से सुन रहे थे, उन्होंने मोटिवेट भी किया, और क्या कुछ आप इस युवाओं से अपेक्षा करते हैं? आप खुद भी युवा हैं, लेकिन आजकल का जो युवा है वो किस तरीके से देश को बदलने की ताकत रखता है एक पॉजिटिव वे में? सबसे पहले आदित्य जी आपसे और उसके बाद में आशीष जी। देख लिया दिल्ली में क्या हुआ, कोई युवा चाहे तो अच्छे मंत्रियों को भी बिठा सकता है और अच्छे लोग बना भी सकता है। मैं तो यही चाहूंगा युवाओं से कि जो वो चाहते हैं, जो कर रहे हैं, सच्चे मन से जो करियर ऑप्शन चूज कर रहे हैं उसमें डटे रहे, सफलता मिल जाएगी। तो बस उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, भारत को आगे बढ़ाना है। तो चलिए, तो दोनों ही युवाओं का आपने सुना है, एक समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो दूसरा हेल्थ सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। मैं दोनों ही युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मुझे लगता है कि तमाम जो स्टूडेंट्स बड़ा बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं और इस पूरे कार्यक्रम को हम समापन की और आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही युवाओं का। तालियों के साथ स्वागत कीजिए और धन्यवाद कीजिए आदित्य शुक्ला जी और इसके साथ में डॉक्टर आशीष हाइडिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनका भी हम लोग यहां पर अभिनंदन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा टीम से कि हमारे बीच में सीईओ देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में एक अलग मुकाम हासिल कर सका है, जोरदार अभिनंदन है। इसी के साथ आशीष हाइडिया जी, आप भी मंच पर आमंत्रित हैं। आप एमडी हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर के, आपको भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। आशीष हाइडिया जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आशीष हाइडिया जी को। हमारे बीच में मैं जोरदार तालियों के साथ शिक्षा जगत का जाना माना नाम सिद्धांत जोशी जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। आप एमडी हैं कौटिल्य एकेडमी के। मैं बहुत ही गौरवान्वित पलों के साथ में आमंत्रित कर रहा हूं सिद्धांत जोशी जी। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए सिद्धांत जोशी जी के लिए। हमारे बीच में इस वक्त मौजूद हैं संजीव तिवारी जी और जयसिंह परिहार जी। आप मोइरा ग्रुप से हमारे बीच में हैं। आप दोनों का हम अभिनंदन कर रहे हैं मंच पर जोरदार तालियों के साथ। स्वागत है संजीव तिवारी जी और जयसिंह परिहार जी, आप दोनों का बहुत बहुत तालियां बजनी चाहिए। मुझे लगता है मोइरा ग्रुप अपने मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में एक अलग मुकाम हासिल कर सका है। आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन है। तालियां बजनी चाहिए। आइडल्स ऑफ मालवा निमाड़ इस वक्त मंच पर हमारे बीच में। मैं आदरणीय शरद जी और आशीष महेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी को वे स्मृति चिन्ह भेंट करें। उसके साथ में तुलसी का पौधा, तुलसी सिलावट जी हो और तुलसी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, उन्हें स्मृति चिन्ह हम लोग भेंट कर रहे हैं। स्मृति चिन्ह माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी को हम भेंट कर रहे हैं। इसी के साथ अक्षय कांति बम, उन्हें भी हम स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं और साथ में तुलसी का पौधा भी एक भेंट कीजिए। और जब माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि ये तुलसी हमारे आंगन की, तो वो तुलसी का पौधा हर उस शख्स के घर पहुंचना चाहिए। जोरदार तालियों के साथ मैं निवेदन करूंगा टीम से, हमारे मंच पर तमाम अतिथियों से कि कृपया प्रवीण वर्मा जी जो एवीपी हैं ओमेक्स ग्रुप के, उन्हें भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। मैं निवेदन करूंगा टीम से, तमाम अतिथियों से कि आदित्य शुक्ला जी पीएमआर यूनाइटेड नेशन के डायरेक्टर हैं नारायणी ग्रुप के, वे भी कृपया मंच पर आए। उन्हें भी हम स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ आदित्य शुक्ला एक युवा समाज सेवी के तौर पर एक अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए।
मैं बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट जी को कि वे आज बंसल न्यूज के इस खास मंच पर आए। जोरदार तालियों के साथ हृदय से हम अभिनंदन करते हैं माननीय मंत्री जी का।